Dear learner, welcome to Learning for All. मैं सुल्तान, Assistant Professor कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आइए आज हम जानते हैं स्वलीनता, जिसको हम स्वपरायणता भी कहते हैं, उसकी अवधारणा, उसके अर्थ, परिभाषाएं एवं विशेषताएं, यानी कि कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म। इसके बारे में हम जानेंगे कि ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता क्या है और इसका अर्थ क्या है, क्या परिभाषाएं हैं और कौन कौन से ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि यही ऑटिज्म चिल्ड्रन है या यही एक स्वलीन व्यक्ति है। इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइए जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप इसी तरह के एप्रोप्रिएट उचित वीडियो देख सकें। साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए जिससे वो भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्वलीनता या स्वपरायणता की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटिज्म। ऑटिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1911 में यानी कि 1911 में पाउल ईगेन ब्यूलर नाम के एक व्यक्ति थे जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। वो एक साइकियाट्रिस्ट थे, यानी कि मनोविकार विज्ञानी थे। ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक अंतःक्रिया से स्वयं को दूर कर लेते हैं उनके बारे में जानने के लिए, यानी कि जो ब्यूलर, इनको शॉर्ट में ज्यादातर ब्यूलर नाम से जाना जाता है, जो ऑटिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1911 में किए थे। कई बार एग्जाम में या परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ऑटिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया और कब किया। तो सबसे पहले प्रयोग पाउल ईगेन ब्यूलर या शॉर्ट में इसको ब्यूलर नाम से जानते हैं और 1911 में किया। ये साइकियाट्रिस्ट थे, यानी जिसको हम लोग मनोचिकित्सक कहते हैं या जो मनोविकार विज्ञानी, मानसिक रूप से अगर किसी को समस्या है तो उसके वैज्ञानिक थे। ये जो सामाजिक अंतःक्रिया से ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को दूर कर लेते हैं उनके बारे में जानने के लिए इन्होंने इस पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट है 1943 में यानी कि 1943 में एक लियो कैनर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 11 बच्चों पर अध्ययन किया जिनको स्वलीनता से संबंधित समस्याएं थी। ये स्वलीनता जैसी समस्या को दुनिया के सामने लाए और इसमें शोध भी बहुत किए। यानी अगर कहा जाए तो स्वलीनता को आगे बढ़ाने एवं प्रचार प्रसार करने में, यानी इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने में, जानकारी देने में एक लियो कैनर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन्होंने अध्ययन भी किया 11 बच्चों पर जो स्वलीनता से संबंधित समस्याएं थी। इसकी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है 1944 में हंस अस्पर्जर ने एक नए शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम ऑटिस्टिक साइकोपैथी दिया गया और 4 बच्चों पर अध्ययन किया गया और अस्पर्जर सिंड्रोम के बारे में भी इसमें बताया गया कि किस तरीके से व्यक्ति को भाषाई रूप से या सामाजिक रूप से किस तरीके से समस्या होती है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। नेक्स्ट है 1999 यानी कि 1999 में भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसका नाम राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, नेशनल ट्रस्ट एक्ट है। इसमें 4 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है जिनमें से एक स्वलीनता है।
ये 4 प्रकार की विकलांगताएं जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंदर हैं, जो इसको बेहतरीन तरीके से जानने के लिए किस अधिनियम में कौन-कौन सी विकलांगताएं शामिल हैं, उससे संबंधित जानकारी के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया जाएगा दूसरे वीडियो का। आप उसे बहुत ही अच्छे से देखिए, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 2016 में भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया जिसका नाम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। इसमें 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है, जिनमें से एक स्वलीनता भी है। यानी कि सभी एक्ट्स में स्वलीनता नामक समस्या को शामिल नहीं किया गया था। ये एक नेशनल ट्रस्ट एक्ट है एंड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है। तो ये था अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट जो ऑटिज्म से संबंधित जो प्रकाश में आया, किस तरीके से ऑटिज्म। आइए अब हम जानते हैं स्वलीनता या स्वपरायणता का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ ऑटिज्म। स्वलीनता अंग्रेजी भाषा के ऑटिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जो ग्रीक शब्द यानी कि जो ग्रीक वर्ड है वो आर्टस से बना है, जिसका अर्थ होता है सेल्फ यानी कि स्वयं। अर्थात ऐसे बच्चे या व्यक्ति जो अपने आप में लीन रहते हैं या खोए रहते हैं, उन्हें स्वलीनता या स्वपरायणता का नाम दिया जाता है। स्वलीनता एक विकासात्मक समस्या है। जब बात आती है कि विकासात्मक समस्या है, तो यानी कि जब बच्चों में स्वलीनता हो जाती है तो उनमें बहुत सारी विकास में समस्या आ जाती है, उनके बहुत सारे क्षेत्रों का विकास रुक जाता है। तो हम देखते हैं कि कौन-कौन से क्षेत्रों में एक विकासात्मक समस्या देखी जाती है। सबसे पहला है भाषाई समस्या, यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम देखी जाती है यदि किसी बच्चे में स्वलीनता है तो। क्यों? क्योंकि जब स्वयं में खोए रहेंगे और समाज से बातचीत नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होगा। संप्रेषण की समस्या, यानी कि जब स्वयं में खोए रहेंगे तो सीधी-सी बात है, दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाएँगे और ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, क्योंकि कम्युनिकेशन भी हम कॉन्टेक्स्चुअल करते हैं। किसी न किसी संदर्भ के, किसी न किसी मुद्दे के आधार पर, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर। लेकिन ये स्वयं में खोए रहते हैं, जिसके कारण इन्हें इस तरीके की भी समस्या आती है। भौतिक समस्या, फिजिकल प्रॉब्लम, जब व्यक्ति स्वयं में रहता है तो उसकी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिसको भौतिक समस्याएं, फिजिकली भी उसको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मानसिक समस्या, मेंटल प्रॉब्लम्स भी थोड़ा बहुत हो जाती है, जो सोचने समझने में, जब स्वयं में रहना है तो किसी से लेना देना है नहीं, तो सीधी सी बात है कि इनमें समस्याएं ऐसी हो जाती हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की समस्या, समाज में अंतःक्रिया नहीं कर पाता है, क्योंकि समाज में अंतःक्रिया करने के लिए समाज से संबंधित नियमों का पालन करना पड़ता है। समाज से बातचीत करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए हमें भाषा आनी चाहिए, जो कि ये स्वयं में खोए रहते हैं तो भाषा सीख नहीं पाते, जिसके कारण इंटरेक्शन नहीं कर पाते। नेक्स्ट है बार-बार किसी गतिविधि को दोहराने की समस्या देखी जाती है, यानी कि रिपीट प्रॉब्लम्स ऑफ रिपीटिंग एन एक्टिविटी। ये बहुत सारी ऐसी जो एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो व्यवहार से संबंधित हो, चाहे बातचीत करने से संबंधित हो, ये बार-बार किसी चीज को दोहराते हैं। तो यानी जब इस तरीके की समस्याएं दिखती हैं, तो हम कहते हैं कि वह स्वलीनता है। यानी कि स्वलीनता क्या है? एक विकासात्मक समस्या है एवं व्यवहारिक समस्या भी है। इसके अंतर्गत हम एक और पार्ट ले सकते हैं कि इसमें विकासात्मक के अंतर्गत एक बिहेवियर प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो ये था स्वलीनता या स्वपरायणता का अर्थ। आइए अब हम जानते हैं ऑटिज्म शब्द के एक-एक अक्षर का अर्थ जानते हैं कि किस तरीके से ऑटिज्म का, या यूं कहें कि ऑटिज्म का फुल फॉर्म। सबसे पहला है ए मतलब एलोन। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो स्वयं में लीन या खोए रहते हैं। दूसरा है यू मतलब अनयूजुअल प्ले। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी भी गतिविधि को बार-बार या असामान्य तरीके से करते हैं, जैसे खिलौने को मुंह में खाना, जबकि वो एक खेलने की चीज है। नेक्स्ट है टी।
टू लॉग ऑब्जेक्ट यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी भी वस्तु को अनजान तरीके से पकड़ते हैं या उसके साथ अनजान तरीके से व्यवहार करते हैं, जैसे कि उसे जानते ही ना हो। सपोज मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कॉपी है, किताब है या पेन है या गिलास है या कुछ भी वस्तु पकड़ना है, तो जिस तरीके से उनको एक उचित तरीके से पकड़ना चाहिए, उसको एक अनुचित तरीके से पकड़ते हैं, जिससे अगर किताब को गलत तरीके से पकड़ जाए तो वो फट सकती है। इसी इसीलिए ऐसे बच्चे समस्या से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट है आई। नेक्स्ट लेटर है वो है आई, यानी कि इनडिफरेंट टू अदर पीपल। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी भी व्यक्ति से अजनबी तरीके से बात एवं व्यवहार करते हैं। अजनबी तरीके से बात मतलब कोई भी व्यक्ति आ जाएगा तो उसके सिर पर चढ़ेंगे, उससे अजीब तरीके से बातें करेंगे, उसको मारना। जो बच्चे होते हैं शरारती हो जाते हैं क्योंकि इनको समस्या है, ऐसे जानबूझकर नहीं करते ऐसे बच्चे। नेक्स्ट है एस, स्ट्रेंज मूवमेंट एंड बिहेवियर। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो किसी भी व्यक्ति से अजीब एवं असामान्य तरीके से व्यवहार करते हैं, जो सामाजिक रूप से उचित नहीं होता है। जब चाहे उनसे जैसे बात करना हो तो एक मतलब जिस तरीके से एक सामान्य बच्चा करता है उस तरीके से ये नहीं कर पाते हैं। इनका मुख्य कारण है कि इनके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाता और सोशल इंटरेक्शन ना हो पाने के कारण ये कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति से व्यवहार ये गलत तरीके से करते हैं। और नेक्स्ट है एम, यानी कि मोस्ट हैव ए एलडी, यानी कि एलडी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जो जिनमें स्वलीनता के साथ साथ अधिगम अक्षमता की समस्या भी देखने को मिलती है, जिससे शैक्षणिक क्षेत्र में सामान्य तरीके से विकास नहीं हो पाता है और पीछे रह जाते हैं। तो ये था ऑटिज्म का फुल फॉर्म, या यूं कहें ऑटिज्म को एक अलग अलग लेटर को डिस्क्राइब। एक बहुत ही अच्छी स्लाइड, इसको ध्यान से देखिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी तुरंत इसको लाइक करिए, और अगर अच्छा ना लग रहा हो तो इसको डिसलाइक करिए। आपका वोट से हमको मोटिवेशन मिलता है। आइए अब हम देखते हैं स्वलीनता या स्वपरायणता की परिभाषाएं, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ ऑटिज्म। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के अनुसार यानी 1999 के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये कहते हैं कि असमान निपुणता, निपुणता का मतलब होता है किसी चीज में मास्टरी यानी कि निपुण होना या स्किल्ड हो जाना। असमान मतलब एक अबनॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं होता। तो असमान निपुणता की स्थिति जो मनुष्य की संचार, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, व्यवहार यानी कि जो बिहेवियर, और सामाजिक योग्यता यानी कि जो सोशल एबिलिटीज होती हैं, जो सोशल हमारी कैपेसिटीज होती है, क्षमताएं होती है, योग्यताएं होती हैं, उनको प्रभावित करती है, तो उसे हम स्वलीनता कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति स्किल्ड नहीं होता, अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं कर पाता, सामाजिक योग्यता नहीं है उनके पास, समाज रूप से व्यवहार नहीं कर पाता, सामाजिक रूप से उसका विकास नहीं हो पाता, मनुष्य की जो संचार गतिविधि है यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है आइडिया। आइडिया ये एक सिम नहीं है, ये एक प्रकार का एक्ट है जिसका पूरा नाम है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। 2004 में इन्होंने एक परिभाषा निकाली। कहते हैं कि स्वलीनता एक विकासात्मक विकलांगता है, यानी कि एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जो मौखिक और अमौखिक संप्रेषण, मौखिक और मौखिक क्यों संप्रेषण, जब बच्चा स्वयं में सोया रहेगा, खोया रहेगा, लीन रहेगा, तो वो समाज से मिलेगा ही नहीं, संपर्क नहीं करेगा समाज से, तथा सामाजिक संपर्क को प्रभावित करती है। आमतौर पर 3 वर्ष से पहले ध्यान न देने पर समस्या अधिक बढ़ जाती है, जिससे बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि मौखिक का मतलब होता है जब हम शब्दों के द्वारा अच्छे तरीके से संप्रेषण करते हैं, बातचीत करते हैं। अमौखिक मतलब किसी भी तरीके से एक्सप्रेशन के द्वारा या यूं कहें कि साइन के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, चेहरे के एक्सप्रेशन के द्वारा ये सब करते हैं, लेकिन ऐसी समस्या देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इनको स्वलीनता से संबंधित समस्या है। अब जब स्वलीन बच्चे स्वयं में खोए रहेंगे तो सीधी सी बात है इनको ऐसी समस्या देखने को मिलेगी, और ऐसे होगा तो इनका एजुकेशनल जो परफॉर्मेंस होगा वो भी बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा।
नेक्स्ट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, यानी कि जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है जो 2016 में 2016 में आया, वो क्या कहता है? कहता है कि स्वपरिणता जो स्पेक्ट्रम विकार है, यानी कि जो इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं हम लोग, एएसडी जिसको बोलते हैं। स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे विकारों का एक समूह है, यानी कि बहुत सारी समस्याओं का एक समूह है, सिंड्रोम का। आस्पर्जर सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, सीडीडी, पीडीडी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको जानेंगे। ये पार्ट 1 है, यानी कि ये भाग 1 है स्वलीनता से संबंधित वीडियो का, इसे अवश्य देखें। ये कहते हैं कि स्वपरिणता जो स्पेक्ट्रम विकार है उनमें से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेरित है जो विशिष्टता जीवन के पहले 3 वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है, और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है। बहुत सारी जो सामाजिक जो दुर्व्यवहार है, जो सामाजिक कर्मकांड होते हैं, जो धार्मिक रूप से लोग मानते हैं कि ये ऐसी समस्या होती है जो व्यक्ति संबंध नहीं बना सकते या समाज के संपर्क में नहीं आ सकते, तो ऐसे लोगों को स्वपरिणता का नाम दिया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि इन बच्चों की स्वलीनता से ग्रसित जो स्वपरिणता की जो विशेषताएं होती हैं, ऐसी कौन-कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि ये एक ऑटिज्म चिल्ड्रन है। सबसे पहले है कि स्वलीनता से ग्रसित बच्चों में संप्रेषण की समस्या देखने को मिलती है। जब लगातार किसी बच्चे में ऐसी समस्या जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो हम उसे कहेंगे कि ये स्वलीनता से ग्रसित बच्चा है। नेक्स्ट है किसी भी गतिविधि को बार-बार दोहराने की आदत, यानी रिपीट करते हैं किसी भी गतिविधि को। नेक्स्ट है समय प्रबंधन की कमी देखने को मिलती है। समय प्रबंधन है कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है, कोई काम दे दो, समय से नहीं कर पाते। नेक्स्ट है निर्णय लेने की क्षमता में कमी देखने को मिलती है, यानी कि जो डिसीजन लेना होता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे लर्निंग में हो, चाहे अपने खुद की समस्या में हो, तो उसमें भी इन लोगों में कमी देखने को मिलती है। असामान्य व्यवहार देखने को मिलता है, यानी कि अबनॉर्मल जो बिहेवियर होता है किसी भी व्यक्ति से, जो सामान्य तरीके से बच्चे करते हैं वैसे नहीं कर पाते। याददाश्त में कमी देखने को मिलती है, कोई चीज़ ये जल्दी भूल जाते हैं, कुछ भी 2 दिन 1 दिन हो गया तो बोल देंगे हमें याद ही नहीं है। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों में कमी देखने को मिलती है, जो नैतिकता हमारे जो मोरालिटीज़ होती हैं, जो हमारे व्यवहार होते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने की जो कला होती है, जो हम एक दूसरे के प्रति कैसे निष्ठावान होते हैं और किस तरीके से अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, वो सब इनमें कमी, सत्यता और जैसे सहयोग की भावना, ये सब नहीं देखने को मिलती है। जोर-जोर से चिल्लाने की आदत देखी जाती है, कभी-कभी जोर से चिल्लाते भी हैं। नेक्स्ट है कि उपलब्धि के स्तर में कमी, उपलब्धियाँ जो चाहे सोशल अचीवमेंट हो, चाहे वो एजुकेशनल अचीवमेंट हो, चाहे वो उनके खुद के मेंटल अचीवमेंट हो, किसी भी तरीके का उपलब्धि ये नहीं प्राप्त कर पाते हैं, इसमें कमी देखने को मिलती है। क्योंकि स्वयं में लीन रहने के कारण ये बहुत सारी चीज़ों को इनमें कमी आ जाती है, सीख नहीं पाते हैं। लर्निंग एक व्यक्ति तभी कर पाता है जब वो सोशल इंटरैक्शन करता है, समाज में रहता है, व्यक्तियों से मिलता है। लेकिन इन बच्चों को ऐसी कमी देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि इनका जो सोशल इंटरैक्शन होता है, उसमें बहुत कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जो सामाजिक समायोजन या सामाजिक अंतःक्रिया की क्षमता में कमी देखने को मिलती है। यानी कि जो समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते अपने आप को, क्योंकि समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि जब समाज एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेगा, हमारे अंदर भाषाई क्षमता नहीं होती, हमारे अंदर बात करने की कला नहीं होती, हम एक सामान्य व्यक्ति से किस तरीके से व्यवहार करना है नहीं कर पाते, इसीलिए सारी चीज़ें कमी देखने को मिलती है क्योंकि स्वयं में खोए रहते हैं। भाषाई क्षमता में कमी देखने को मिलती है, जो लैंग्वेज जो कैपेसिटी है वो नहीं हो पाती क्योंकि स्वयं से लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता है, हमें इंटरैक्शन करना पड़ता है। नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति से आँख में आँख मिलाकर देखने में कमी दिखती है, यानी कि जो आई कॉन्टैक्ट होता है किसी भी व्यक्ति से मिलाकर वो नहीं कर पाते ये लोग।
नेक्स्ट है स्वयं में खोए रहने की आदत देखी जाती है। जो ऑटस जो ग्रीक वर्ड था, ये स्वयं में खोए रहते हैं। उत्साह में कमी देखने को मिलती है। जो स्वलीनता से ग्रसित होंगे उनमें उत्साह ज्यादा नहीं दिखता है। स्वयं से नए विचारों के निर्माण में समस्या देखी जाती है, यानी कि ये जो आइडियाज है उनका कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं, उसमें भी इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है भौतिक समस्या देखने को मिलती है। जो फिजिकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि एक जगह रहेंगे तो इनका जो मूवमेंट है, जो गतिशीलता है, एक्टिविटी नहीं हो पाती, इसके कारण भी समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलती है, यानी कि जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं हो पाता, क्योंकि प्रॉपरली ये लोग सोसाइटी में इंटरेक्ट नहीं हो पाते। नेक्स्ट है अनावश्यक रूप से बार बार ताली बजाना, ऐसे भी एक्टिविटी ये लोग करते हैं जो कि एक समाज में अनावश्यक गतिविधि माना जाता है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि आपको इसी तरीके की उचित वीडियो मिलते रहें। साथ ही अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच।